अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू दिस सेशन। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कैफ के हवाले से कि कैफ की जो स्टेज है ये क्या है और इसमें कौन कौन से कोर्सेज है, इसको कैसे प्लान करना चाहिए। बेसिकली ये सेशन उन बच्चों के लिए प्लान किया गया है जिन्होंने अभी पीआरसी की अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे दी है, यानी कि जिन बच्चों ने अपने पीआरसी के जितने भी पेपर्स जो रहते थे वो दे दिए हैं और अब वो ये सोच रहे हैं कि अब उन्होंने पीआरसी से नेक्स्ट स्टेज यानी कि जो कैफ की जो स्टेज है उसमें कैसे एंटर होना है। कैफ के पेपर्स कितने होते हैं, उन पेपर्स की प्लानिंग क्या करनी चाहिए, क्या रिमेनिंग टाइम में जो भी अपकमिंग अटेम्प्ट है कैफ की इसमें को पेपर दे देना चाहिए कि नहीं, हैंड्स ऑन कोर्सेज क्या होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस वक्त बच्चों के जहन में आती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? हम कैफ़ के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कैफ़ के सब्जेक्ट्स कौन-कौन से होते हैं, इनकी नेचर क्या है, कितने होते हैं, रूल ऑफ प्रोग्रेशंस क्या है, कैफ़ को चलाने के लिए आइडियल प्लान क्या होना चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पास योर कैफ़ एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। फिर हम ये भी बात करेंगे कि कैफ़ के अंदर बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, फेलियर की क्या रीज़न्स हैं और फिर हम उनको काउंटर करने के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगी, जो ये है कि सोशल मीडिया का जो हम इम्पैक्ट है, जो सोशल मीडिया का अननेसेसरी यूज़ है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ये जो सोशल मीडिया का यूज़ेज है, इसके क्या-क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं आप लोगों के ऊपर, ख़ास तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर, सीए के स्टूडेंट्स के ऊपर। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि इनको कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा, पूरा तो पढ़ के आपको नहीं बताऊँगा एज़ यूजुअल। ये एक स्लाइड होती है जिसमें कि प्रेज़ेंटर अपने बारे में बताता है। बेसिकली मेरा सारा का सारा जो फाइनेंशियल करियर है, मेरा सारा का सारा जो प्रोफ़ेशनल करियर है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द एजुकेशन एंड टीचिंग एंड टेस्टिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय प्रोफ़ेशनल करियर सीए को मैंने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट रोल्स में सर्व किया है एज़ अ टीचर, एज़ अ मेंटर, एज़ ए डेवलपर, एज़ एन ऑथर। और डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर मैं अब तक एजुकेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। डिटेल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ के देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। हम बात करते हैं जिस चीज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। देखिए आपने पीआरसी भी कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि बेसिकली अब सीए जो है ये है क्या चीज़ और इसमें क्या-क्या एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। पीआरसी के बारे में अगर हम बात करें तो पीआरसी स्टैंड्स फॉर प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज। प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज का मतलब ये है कि सीए के अंदर एंटर होने से पहले आपको क्या-क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या-क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। तो उसको हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट्स में पढ़ा था, जिनको हम पीआरसी कहते हैं। स्टेज के ऊपर 5 सब्जेक्ट्स कहते हैं, पीआरसी 1 टू 5। लेकिन अगर आप पीआरसी सीए के पूरे स्कीमा को समझें तो बेसिकली आपको सीए के अंदर इन 7 एरियाज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 2 मेन एरियाज हैं। ये 2 मेन एरियाज में आपको एक्सपर्ट लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और आपको इन 2 एरियाज में, इन एरियाज का चीता बनाया जाता है। फिर कुछ और एरियाज हैं जैसे लॉज। अब लॉज के अंदर वो वाले लॉज नहीं हैं जो कि आपके क्रिमिनल लॉज है, बल्कि ये आपके बिजनेस से रिलेटेड लॉज है कि बिजनेस से रिलेटेड रूल्स क्या है। क्योंकि आप बिजनेस करेंगे, आप कंपनीज को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको लॉज पढ़ना जरूरी है। टैक्सेशन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि टैक्स जो है ये आप कंट्री को देते हैं, आप अपनी गवर्नमेंट को देते हैं, जिसके बदले आपको कुछ सर्विसेज मिलती हैं। तो टैक्सेशन का जो एरिया है दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एजुकेशन, और इसमें भी आप बेसिक से लेकर बड़े एडवांस लेवल तक एजुकेशन हासिल करते हैं। पांचवा एरिया या पांचवा जो सुतून है इसका, वो है जी ऑडिटिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेसिकली इनके पास ऑडिटिंग राइट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज का ऑडिट करने के। तो हाउ डू यू परफॉर्म द ऑडिट एंड हाउ कैन यू गिव द रिपोर्ट, और आप किस तरीके से साइन करेंगे, या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं सारी आप ऑडिटिंग के पेपर में पढ़ते हैं। एक और एरिया या फैकल्टी ऐसी है जो विच इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अदर एरियाज,
जिनको मैं एलाइड सब्जेक्ट कहता हूँ। एलाइड से मुराद है ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि सप्लीमेंट्री हैं, जो साथ में जुड़े हुए हैं। ये वो एरियाज़ हैं या ये वो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, ताकि आप पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझें, बिज़नेस मैकेनिज़्म को समझें। ये देखें कि बिज़नेस के अंदर आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, बिज़नेस के अंदर आपने सस्टेन कैसे करना है, बिज़नेस के अंदर जो अ, मैनेजमेंट से रिलेटेड चैलेंजेज़ होते हैं, उनको कैसे परफ़ॉर्म करना है। And then there is another very important element which is called hands-on courses. Hands-on courses का मतलब है ये ऐसे सब्जेक्ट या कोर्सेज होंगे जो कि बेसिकली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगे। ये ऐसे एरियाज हैं जिनकी टेस्टिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से होगी, आपको थोड़ी प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। इनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे कि सीए के अंदर एजुकेशन जो है उसको 7 मेन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और हर कैटेगरी से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ने होते हैं। और अगर आप इन सब्जेक्ट्स को डिटेल से पढ़ लें तो आप अपने एरिया में, अपनी कैटेगरी में आप अ, यानी कि एक एक्सपर्ट लेवल की एजुकेशन, एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो वन बाय वन चलते हैं जी। ये जो 2 बड़े मेन एरियाज़ हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन दोनों एरियाज़ में से हर एक एरिया के को हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि बेसिकली इनके 5-5 पेपर्स होते हैं। 5 पेपर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और 5 पेपर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं? पीआरसी 4 का पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आपने अकाउंटिंग की बेसिक पढ़ी है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर था ये। फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड कैफ लेवल के ऊपर 2 पेपर्स होते हैं, कैफ 1 और कैफ 5। एफएआर 1, एफएआर 2 इन दोनों सब्जेक्ट्स के नाम हैं, और ये 2 पेपर्स हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट कर रहे हैं। सेम गोज़ विद सीफैप लेवल। आपके सीफैप लेवल के ऊपर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पेपर होता है जो कि आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा पेपर समझा जाता है सीफैप का, दैट इज़ एएएफआर। और ये भी एक पेपर है। इसी तरह का तरीके से जब आप एमएसए लेवल पे जाते हैं तो एमएसए 1 में जो मेजर पोर्शन होता है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है। एमएसए 1 का मेजर पोर्शन। इसमें एक और चीज भी होती है बट दैट इज नॉट रेलिवेंट राइट नाउ। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो स्ट्रीम है या ये जो फैकल्टी है, ये जो एरिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ये 5 दफा पढ़ाया जाता है। डेफिनेटली हर जगह थोड़ी हर दफा थोड़ी एडवांस चीजें आती हैं, एक ही चीज बार बार तो नहीं पढ़ाएंगे ना। तो पीआरसी 4 का पेपर, कैफ 1, कैफ 5, सीफैप 1 एंड एमएसए 1। सेम गोज विद द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, ये तो आप तभी पढ़ेंगे जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे। लेकिन आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला बेसिक पेपर पढ़ा था पीआरसी 2 क्यूएम। फिर आपने कैफ 3 सीएमए पढ़ना है, कैफ 6 एमएफए पढ़ना है, सीफैप 4 बीएफडी पढ़ना है और एमएसए 2 पढ़ना है, जिसमें से मेजर पोर्शन जो है वो अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो ये जो 2 मेन स्ट्रीम्स हैं, इनको मैं कहता हूँ ये 2 रत्न है सीए के। हर रत्न के 5-5 पेपर्स हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये वो 2 एरियाज हैं जो कि बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड एरियाज हैं, और आपको इन न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर्स के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की नॉलेज चाहिए। इन दोनों एरियाज में डंडी मारने का मकसद ये है कि आपने अपनी बेस खराब कर ली है अगले पेपर्स के लिए जो इस स्ट्रीम के हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पीआरसी 4 ठीक से नहीं आता तो आपके लिए कैफ 1 में भी मुश्किल होगी, कैफ 5 में भी मुश्किल होगी, सीफैप 1 में भी मुश्किल होगी, और एमएसए 1 तक आप परेशान रहेंगे। खैर, आप अगले लेवल पे जाएँगे ही तब जब आप एक लेवल को बेहतर कर लेंगे। तो पीआरसी 4 में तो कोई रट्टा-रोटा लग जाता है, असाइनमेंट्स चल जाती हैं, लेकिन कैफ 1, कैफ 5 में उतना ही बच्चा जाके फँस जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग इन दीज़ 2 एरियाज़, पीआरसी 4 एंड पीआरसी 2 क्यूएम। ये तो आपने पेपर्स दे दिए, आई एम श्योर इंशाल्लाह अल्लाह करे आपके ये पेपर पास हो जाए। तो हम लोग बात करेंगे आगे कि कैफ के अंदर ये 4 पेपर जो हैं बेसिकली, जो कैफ के 4 पेपर्स हैं वो न्यूमेरिकल स्ट्रीम से। लॉज़ की अगर हम बात करें तो ये एक थ्योरेटिकल एरिया है। लॉज़ क्या होते हैं, किसी मुल्क के अंदर काम करने के जो बेसिक रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं, बिज़नेस के अंदर जो रूल्स हैं, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम लॉज़ कहते हैं।
पीआरसी के अंदर आपने कोई लॉ का पेपर नहीं पढ़ा था, लेकिन कैफ के अंदर आप लॉ के 2 पेपर्स पढ़ेंगे, एक कैफ फॉर बी लॉ स्टैंड्स फॉर बिज़नेस लॉ एंड कैफ 7 सी लॉ स्टैंड्स फॉर कंपनी लॉ। तो जब 2 लोग आपस में बिज़नेस करते हैं, ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, तो वो जो डिस्कशन है या जो अपने जो रूल्स हैं, उनमें कौन-कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, क्या-क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे जो लॉज इनके अंदर अप्लाई होते हैं। सीफैप लेवल के ऊपर सीफैप 2 का पेपर है, सही है जी। सीफैप 2 का पेपर है, सीएलएसपी कॉर्पोरेट लॉ सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस, और ये बेसिकली बिजनेस लॉस की ही एडवांस रूल्स हैं जो कि आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली लॉ आपको 3 पेपर्स में पढ़ाया जाता है, ये बल्कि ये जो तीसरा पेपर है, ये बड़ा मुश्किल पेपर होता है। इसमें इसका जो लेंथ ऑफ सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा होता है, लॉज़ आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो देन इंशाल्लाह आप किसी भी क्वालिफाइड लॉयर जितनी नॉलेज आपके पास आ जाती है, जो लोग बिज़नेस के अंदर एलएलबी करके आते हैं, एलएलएम करके आते हैं, आप आपको उनके लेवल की, उनकी अंडरस्टैंडिंग के इक्वल नॉलेज हासिल होती है। तो ये लॉज़ जो है ये एक थ्योरेटिकल एरिया है। सेम गोज़ विद द ऑडिटिंग एरिया। ऑडिटिंग का जो एरिया है, ऑडिट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट मशहूर है। ऑडिट का पेपर आप कैफ के अंदर कैफ 8 पढ़ते हैं और सीफैप के अंदर सीफैप 6 पढ़ते हैं। ये भी आपका एक थ्योरेटिकल पेपर है। बल्कि थ्योरेटिकल से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि हर वो पेपर जिसे हम आज थ्योरेटिकल कह रहे हैं, बेसिकली वो थ्योरेटिकल नहीं बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होता है। यानी कि होते वो रूल्स हैं, लेकिन आपको सिनेरियोज़ दे दिए जाते हैं कि भाई बताएँ कि इस सिनेरियो के अंदर कौन-सा रूल अप्लाई होगा, और आप उसको रूल को अप्लाई करके बताएँगे कि भाई ये रूल अप्लाई होगा। ख़ैर, दिस गोज़ विद ऑडिटिंग। थ्योरेटिकल है, एप्लीकेशन बेस्ड है। टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो टैक्सेशन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टैक्स के लॉज़ हैं। पाकिस्तान का जो टैक्स लॉ है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे टैक्स के अंदर आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। टैक्स का जो पेपर है ये थ्योरेटिकल बेस्ड भी है और ये न्यूमेरिकल बेस्ड भी है। इसमें आपको बेसिकली एक्चुअल टैक्स भी कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, और आपको कभी-कभार एग्जामिनर ये कहता है कि अच्छा बताओ भाई टैक्स के रूल्स क्या हैं फ़लाँ एरियाज़ के मुतालिक, या फ़लाँ अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो टैक्स के क्या रूल्स अप्लाई होंगे। टैक्स का पेपर आप 2 लेवल्स पे पढ़ते हैं, कैफ के अंदर कैफ 2 और सीफैप के अंदर सीफैप 5। अच्छा, अब आगे चलते हैं अलाइड एरियाज़ की बात करते हैं, अलाइड सब्जेक्ट्स। अलाइड सब्जेक्ट्स जो हैं ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके अंदर एक बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप करते हैं, बिजनेस की सेंस डेवलप करते हैं, लोगों को मैनेज करना, लोगों के इश्यूज को रिजॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, टीम मैनेज करना, टीम को मोटिवेट करना, लोगों से किस तरह से काम करवाना है, कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मैं अलाइड सब्जेक्ट्स में प्लेस कर रहा हूँ। तो अलाइड सब्जेक्ट्स में देखें 3 अलाइड सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो आपने पीआरसी के अंदर पढ़ लिए हैं। रिपोर्ट राइटिंग का पेपर है, बीसीआरडब्ल्यू जिसको आप कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, आपको ओवरऑल इकोनॉमी की इन्फॉर्मेशन होती है, और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, कि बिजनेस क्या है, कैसे डील करना है, लोगों को कैसे डील करना है, बिजनेस को कैसे चलाना है, थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें। एंड देन देयर इज एन एडवांस पेपर ऑफ आई बेसिकली ये आईटीबी का एडवांस लेवल है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का एडवांस लेवल है, सीफैप 3 एसपीएम स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। थोड़ी एडवांस एप्लीकेशन बेस्ड पेपर्स हैं, तो मैं इनको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो प्लेस करूंगा। सातवां जो एरिया है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एजुकेशन के अंदर आपको जिसके ऊपर फोकस नजर आएगा, दैट इज हैंड्स ऑन कोर्सेज। ये सेंस किया गया, ये नोट किया गया कि लोगों को हम लोग थ्योरी और न्यूमेरिकल्स तो बड़े अच्छे करना सिखा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी लोगों के पास इतनी नहीं होती, लोगों को कंप्यूटर की इतनी अच्छी महारत हासिल नहीं होती, लोग कंप्यूटर के ऊपर काम करने से घबराते हैं। हालांकि आजकल के ज़माने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो दौर है, उसमें कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनकी बड़ी वैल्यू है, और लोगों को समझना पड़ेगा कि ये आपको किस तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं। बल्कि अब तो कंप्यूटर से हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक जो कंप्यूटिंग है, उससे आगे चले गए हैं। अब हम चैट जीपीटी के दौर में आ गए हैं। अब हम
एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दे आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद द कंप्यूटिंग। तो इस वजह से आप के कोर्स में आपके सीए के अंदर ये कुछ रिसेंटली कुछ हैंड्स ऑन कोर्सेज ऐड किए गए हैं, जिसमें से 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज आपने कैफ लेवल पे करने होंगे। पहला है जी पीपीई और दूसरा है जी एमएस ऑफिस। पीपीई स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस का ये कोर्स होगा। आप प्रेजेंटेशंस देंगे, आप इंटरव्यूज देंगे, आपको इवेलुएट किया जाएगा और उसकी बेसिस के ऊपर आपका ये पेपर पास या फेल कंसिडर किया जाएगा। सेम गोज विद एमएस ऑफिस। आप एमएस ऑफिस पढ़ेंगे, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद जब आप उसका टेस्ट देंगे तो आपका टेस्ट लेने के बाद उसमें आपको पास कंसिडर किया जाएगा। सीफैप लेवल के ऊपर भी 2 कोर्सेज हैं। नंबर 1 पीवीईए, प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एंड एटीट्यूड। ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है जिसके आपको वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे और उसके बाद आपको सिखाया जाएगा, आपको सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, इस तरह की चीज़ें आपको बताई जाएँगी। आपको बताया जाएगा कि यार सोशल एनवायरनमेंट में कैसे काम करना है, आपको बिज़नेस की जितने भी सीक्रेट्स पता है उनको कैसे सेफगार्ड करना है, क्या-क्या इश्यूज़ हैं जो कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में आपको आएँगे और आपने उनको कैसे काउंटर करना है। तो बेसिकली प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एंड एटीट्यूड का ये जो कोर्स है, ये बस आप देखेंगे तो ये आपका कंप्लीटेड कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, इन दोनों में से कोई एक कोर्स करना है आपने। डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स का कोर्स या फिनटेक्स का कोर्स। देखिए इन दोनों के दरमियान में मैंने लिखा हुआ है और, तो इन दोनों में से कोई एक करना है। या आप डीएमए कर लें या आप फिनटेक कर लें। इन दोनों में से कोई एक करना है तो आपका ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। 2 डिफरेंट कोर्सेज हैं, जस्ट लाइक ये 2 स्पेशलाइजेशंस हैं। इन दोनों में से जो आप चूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये हैंड्स ऑन कोर्सेज बेसिकली, इनका आईकैप में एग्जाम नहीं होगा। इनका ये जो 2 कोर्सेज हैं, इनका आईकैप में एग्जाम नहीं होगा। इनका आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे होंगे ये कोर्सेज, वो कॉलेज खुद ही आपको इवैल्यूएट करेगा और आईकैप को बताएगा कि भाई इस बच्चे को हमने इवैल्यूएट कर लिया है। अब हमारे ख्याल से ये बच्चा जो है ये प्रोफिशिएंट हो गया है। अब आप इसको सर्टिफिकेट इशू कर दें, तो आईकैप उनको कॉलेज की बात मानते हुए सर्टिफिकेट इशू कर देता है। तो जनाब ये स्टोरी, पीवीईए का कोई एग्जाम नहीं होता, ना कॉलेज वाले लेते हैं और ना ही आईकैप वाले लेते हैं। लेकिन ये जो डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स है, इसमें कॉलेज की वैल्यूएशन भी होती है जिस कॉलेज से आप पढ़ते हैं, और इसमें आईकैप के एग्जाम्स भी होते हैं। यानी कि आईकैप भी इसका पेपर लेता है। यानी कि क्योंकि ये थोड़े एडवांस लेवल के पेपर्स हैं, तो पहले कॉलेज वाले अपनी वैल्यूएशन करके आईकैप को कहते हैं भाई हमारी तरफ से ये बच्चा रेडी है, अब आप इसका एग्जाम ले लें। तो आईकैप इनका एग्जाम लेता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक ही जगह पे इकट्ठी करने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज़ अहेड ऑफ यू, आपके सामने अब क्या चैलेंजेस हैं और आपने इनको कैसे करना है। बहरहाल जो इमीडिएट चैलेंज है इस वक़्त आपके सामने, वो है जनाब अली ये कैफ का लेवल, जिसमें 8 पेपर्स हैं और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। ठीक है जी, तो इस कैफ के लेवल के बारे में कुछ मजीद समझते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ये मैं जानबूझ के लिखी रहने दी थी ताकि मैं आपके सामने ऐसे क्रॉस कर सकूं। कैफ में पहले ग्रुप्स होते थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, अब ये ग्रुप्स खत्म हो गए। अब ये ग्रुप्स की बाइफर्केशन खत्म हो गई है। ठीक है जी, अब कैफ के टोटल 8 पेपर्स हैं। कैफ के 8 पेपर्स के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि कैफ के कितने पेपर्स हैं, तो आपको बताना चाहिए कि जनाब कैफ के 8 पेपर्स हैं और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। जब आप ये 10 चीजें पूरी करेंगे तो फिर आपका कैफ पास कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, पहले हम इन पेपर्स की बात करते हैं, 8 पेपर्स की। ये 8 पेपर्स के नाम ये लिखे हुए हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है जी। मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पेपर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन इसमें एक रूल ऑफ प्रोग्रेशन है। रूल ऑफ प्रोग्रेशन ये है, मैं आपको निशान लगा के बता रहा हूँ। कहा यह जाता है कि कैफ 1 जो है ये, और कैफ 5,
ठीक है, इन दोनों का आपस में लिंक है। इसी तरह से कैफ 3 का कैफ 6 के साथ लिंक है। इस लिंक का क्या मतलब है? इस लिंक का ये मतलब है कि अगर आपका कैफ 1 पास नहीं होगा तो आप कैफ 5 नहीं दे सकते। यानी कि कैफ 5 को देने के लिए आपने कैफ 1 पास करना है। अगर आपका ऑलरेडी पिछली किसी अटेम्प्ट में कैफ 1 पास हो चुका है तो फिर आप कैफ 5 देंगे। सेम गोज विद कैफ 6। कैफ 6 आप सिर्फ तब ही अपीयर कर सकते हैं जब आपने कैफ 3 पास किया हो। तो रूल ऑफ प्रोग्रेशंस में आप समझ लीजिए कि दो रिस्ट्रिक्शंस हैं। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं? कैफ 5 क्लोज होता है आपका, ये तभी ओपन होगा जब आप कैफ 1 पास कर लेंगे। सेम गोज विद कैफ 6, ये क्लोज होता है आपका, ये तभी ओपन होगा जब आप कैफ 3 पास कर लेंगे। बाकी इसके अलावा आप जो मर्जी पेपर जैसे मर्जी दे सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर आप देखें तो आप एक अटेम्प्ट में 6 पेपर्स भी दे सकते हैं, लेकिन 6 पेपर इज नॉट गुड। आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा 3 पेपर्स दें। 3 पेपर से ज्यादा पेपर जब आप उठाएंगे तो आपके लिए पेपर्स मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ये 3 पेपर कौन से हैं? मैं इन 8 पेपर्स की अभी बात कर रहा हूँ, अभी इन 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज की कोई बात नहीं की। अच्छा, ये जो 3 पेपर्स होंगे ये किस तरह से होंगे? पेपर बेस्ड एग्जाम होगा। पेपर बेस्ड का क्या मतलब है कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, वहां पे बैठेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको आंसर शीट मिलेगी, आप उसके ऊपर हाथ से लिखेंगे। ये पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। इसलिए डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इससे पहले आपने पीआरसी दिया हुआ है और पीआरसी कंप्यूटर बेस्ड होता था। तो ये हमारा पेपर बेस्ड है। 100 नंबर का पेपर होगा और पासिंग मार्क्स हैं 50। आपके 50 या 50 से ज्यादा नंबर आए तो आप पास कंसिडर किए जाएंगे, अदरवाइज आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। अगर आप पास होंगे तो आप पास हैं, पास के अंदर मार्क्स नहीं बताए जाते। अगर आप फेल होंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपके कितने मार्क्स थे। होता यह था कि पहले आई कैप सिर्फ पास या फेल बताता था, लेकिन किसी ने ये कहा कि भैया जो बच्चा फेल हो गया उसे ये बताओ तो सही कि उसके कितने नंबर आए हैं, ताकि वो उस हिसाब से तैयारी करे। तो आई कैप ने फेलियर वाले को नंबर बताने शुरू कर दिए थे, लेकिन जो पास है वो आई कैप की नज़र में पास है। आई कैप उसके मार्क्स कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता कि उसके एक्चुअली कितने मार्क्स आए थे। पेपर की बात करते हैं। पेपर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हमारे पास एक एडिशनल चीज़ होती है जो आपने आज से पहले नहीं देखी, वो है 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम। यानी कि 15 मिनट आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिल जाता है और आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं। सही है। होता ये है कि रोजाना सुबह आपका 9 बजे पेपर स्टार्ट होता है। 9 बजे से लेकर 9:15 तक आपके पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर होता है, आपके पास और कोई चीज नहीं होती। एग्जामिनर पूरा 9 बजे आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और आपके पास 15 मिनट होते हैं उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के। इस इन 15 मिनट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये स्ट्रेटजी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिफरेंट है। आप जिस टीचर से सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो भी, आपने उस टीचर से पूछना है कि सर एडिशनल जो हमारा शुरू का रीडिंग टाइम है उसको कैसे यूज करें इफेक्टिवली। फिर 9:15 बजे आपको आंसर शीट भी मिल जाती है और 12:15 बजे तक आपके पास आंसर शीट रहती है, जिसमें ये 3 आवर्स के अंदर आपने पेपर को सॉल्व करना होता है। 3 आवर्स के बाद एग्जामिनर आपसे पेपर ले लेता है। एग्जाम जो है ये मार्च में होते हैं। इस मार्च अटेम्प्ट को हम स्प्रिंग अटेम्प्ट कहते हैं, और ये सितंबर में भी होते हैं। उस सितंबर अटेम्प्ट को हम ऑटम अटेम्प्ट कहते हैं। ठीक है। नॉर्मली एग्जाम्स फर्स्ट वीक ऑफ द मंडे से स्टार्ट हो जाते हैं, सॉरी फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ से। यानी कि उस मंथ में जो पहला मंडे कब आ रहा है उस मंडे से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है जो हमने जिक्र करनी है, वो है जी मैक्सिमम टाइम पीरियड टू पास कैफ। कैफ को पास करने के लिए आपके पास मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड है? आई कैप ने बड़ा स्पेसिफिक रूल बताया है। आई कैप ने कहा है कि जिस दिन आपका पहली अटेम्प्ट होगी कैफ की, यानी कि जिस दिन आप कैफ का पहला पेपर दे देंगे। कैफ का पहला पेपर देने का मतलब, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने कैफ का जो मैंने सबसे पहला पेपर दिया था वो मैंने दिया था जी 4 मार्च 2024 को। फॉर एग्जांपल 4 की बजाय इसको ना 8 कर लेते हैं, बस है वही। तो दिस इज द डे जिस दिन आप पहली दफा कैफ में अपीयर हुए थे। आपने इसमें 4 साल ऐड कर लेने हैं, यानी कि बिल्कुल ईयर के अंदर 4 साल ऐड कर देने हैं। तो क्या डेट बनती है? 8 मार्च
2028। जनाब इस डेट की सुबह को अगर आपका कोई भी पेपर रहता हुआ, यानी कि आपके पास इस डेट तक का टाइम है कि आपने अपने 8 पेपर पास करने हैं, तो बेसिकली 4 साल का टाइम पीरियड आपके पास है कि आपने 4 साल के अंदर अंदर अपना पेपर पास करने हैं। ठीक है जी। इसमें आई कैप ने थोड़ा सा तर्स खा लिया, और मेरा ख्याल है उस तर्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वैसे ही 4 साल का पीरियड बहुत ज्यादा होता है। 8 अटेम्प्ट्स होती हैं, क्योंकि हर साल 2 अटेम्प्ट्स होती हैं, तो 4 साल में टोटल 8 अटेम्प्ट्स हुई। बच्चा अगर अटेम्प्ट में एक पेपर भी पास नहीं कर रहा तो फिर तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। फिर तो बच्चा जो है ना वो फिर बड़ा ही नालायक होगा मेरे जैसा। अच्छा, आई कैप क्या करता है कि इसमें आपको 1 साल का मजीद ग्रेस पीरियड देता है, 1 ईयर ग्रेस पीरियड मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टाइम है 8/3/2029 तक का। लेकिन ये ग्रेस पीरियड हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ ग्रेस पीरियड जिंदगी में। अच्छा जी, ग्रेस पीरियड किसको मिलता है? ग्रेस पीरियड उसको मिलता है 1 साल का जिसका इस डेट पे, यानी कि जब 4 साल पूरे हुए, तो 4 साल पूरे होने के बाद उसका थोड़ा सा ही रह गया, तो फिर हम उसे कहते हैं चलो तुम्हें थोड़ा सा और ग्रेस पीरियड दे देते हैं। सही है। यानी कि आई कैप ये कहता है कि भाई जिसके 6 पेपर पास हो गए 8 में से इन 4 सालों के अंदर, उसको 1 साल का ग्रेस पीरियड और मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी के 5 पेपर पास हुए इन 4 सालों में, तो उसको ग्रेस पीरियड नहीं देंगे, उसे हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उसे कहेंगे जाओ बेटा घर जाओ। इसी तरीके से अगर किसी के फॉर एग्जाम्पल 7 पेपर पास हुए, तो उसको ग्रेस पीरियड मिल जाएगा कि यार तुमने 7 कर लिए और चलो ये 1 साल और ले लो, ये बाकी एक जो रह गया ये भी कर लो, क्योंकि थोड़ा सा ही रह गया तुम्हारा। तो आई होप कि आपको ये ग्रेस पीरियड वाला रूल समझ आया होगा कि ग्रेस पीरियड सिर्फ तभी मिलेगा जब आपने 6 आउट ऑफ 8 पेपर्स पास कर लिए होंगे। ठीक है जी। सो दीज वर द रूल्स अबाउट कैफ, कि कैफ आपने कैसे पास करना है। कैफ की ये जो 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैफ 1 जब तक आपका पास नहीं होगा आप कैफ 5 शुरू नहीं कर सकते। कैफ 3 आपका जब तक पास नहीं होगा आप कैफ 6 शुरू नहीं कर सकते। तो इन रूल्स को आपने ज़हन में रखना है, जब हम आगे आपकी अटेम्प्ट प्लानिंग करेंगे तो हम इस चीज़ को सामने रखेंगे। अब आते हैं जनाब हैंड्स ऑन कोर्सेज की तरफ। हैंड्स ऑन कोर्स है जी पीपीई। पीपीई स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन, यानी कि इसमें आपकी प्रेजेंटेशंस को बेहतर किया जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटीज में बच्चे प्रेजेंटेशंस देते हैं, आपने देखा होगा कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंटेशंस देने की प्रैक्टिस की होती है। प्रेजेंटेशंस एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि हाउ इफेक्टिव योर पर्सनैलिटी इज, यानी कि बेसिकली ये कोर्स आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए है। ये आप जिस भी कॉलेज से करेंगे, किसी अच्छे कॉलेज से कीजिएगा। ये कोई सीए का कॉलेज ही करा सकता है और कोई इंस्टीट्यूट नहीं करा सकता। आप जाएंगे उस कॉलेज के पास, आप कहेंगे जी मैंने पीपी में एडमिशन लेना है, वो आपको एक क्लास में डाल देंगे जिस क्लास में मैक्सिमम 30 बच्चे हो सकते हैं। उस क्लास में 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, ये आई कैप का रूल है। इसमें हर बच्चा 4 दफा प्रेजेंटेशंस बना के लाएगा, टीचर उसको देगा एक टाइटल देगा, टीचर उसे कहेगा जाओ भाई इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना के लाओ। वो बच्चा उस मौजू के ऊपर प्रेजेंटेशन बना के लाएगा, वो क्लास में सारे बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा। टीचर उसको शूटिंग के बारे में बताएगा, टीचर उसको बात करने का तरीका बताएगा, मोनोलॉग की डिस्कशन होती है। इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज यानी कि डमी इंटरव्यूज किए जाते हैं, कि आपको कहा जाता है कि चलो भाई कल ये जॉब है, इस जॉब के लिए इंटरव्यू है, तुमने तैयार हो के आना, तुमने इस जॉब में अप्लाई करना है। ठीक है। ताकि बच्चे को इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे को प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जिस तरह की कम्युनिकेशंस का सामना करना पड़ता है वो सारी उसकी बेहतर हो। ये बेसिकली 70 आवर्स का कोर्स होता है। इन 70 आवर्स में
आपको क्लास में बैठ के 70 घंटे की क्लासेस लेनी होती है। आपका जो टीचर है, वो ही आपका एग्जामिनर भी है। आपका टीचर आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता जाएगा और आपका टीचर आईकैप को बताएगा कि भैया इस बच्चे ने पीपीई का कोर्स मेरे पास किया है और मैं इस बच्चे की परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ, इसको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। तो आई कैप वो सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगा। सर्टिफिकेट आई कैप इशू कर देगा, मिलेगा आपको आपके कॉलेज से ही। आपका कॉलेज आपको सर्टिफिकेट दे देगा, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर आई कैप इशू तब करता है जब कॉलेज उनको बताता है कि इस बच्चे ने अच्छा काम कर दिया। तो ये आपने ड्यूरिंग योर कैफ जर्नी इन 8 पेपर्स के दौरान किसी भी वक्त आपने ये 70 घंटे की क्लासेस अटेंड करनी होती है। कब करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, एमएस ऑफिस के कोर्स की बात करते हैं। एमएस ऑफिस का कोर्स है कंप्यूटर की बेसिक्स का कोर्स। कंप्यूटर जो है वो हमारे हर बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होता है और मेजॉरिटी जो कंप्यूटर की एप्लीकेशन है वो एमएस ऑफिस की कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही होती है। एमएस ऑफिस की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो बेसिकली ऑफिस के अंदर ये तीन प्रोग्राम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खास तौर पे एक्सेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपने पीपीई की क्लास में एडमिशन लिया था, आप किसी कॉलेज में जाएंगे, सीए के कॉलेज में, उन्हें कहेंगे भाई मैंने एमएस ऑफिस का कोर्स करना है, वो आपको एक क्लास में डाल देंगे। उस क्लास में आपका जो टीचर होगा वो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज करना सिखाएगा और फिर आपकी डिफरेंट तरीके से टेस्टिंग करेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल उसने आपको एक फंक्शनैलिटी सिखाई और आपको कहा कि भाई इसकी प्रैक्टिस करके आना है, कल मैं इसका टेस्ट लूंगा, और फिर उसका कोई टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड हो या किसी कोई परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट हो, तो आपका वो टेस्ट लेगा और आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता जाएगा। जब आप आई कैप को ये बता देगा आपका टीचर कि हाँ भाई इस बच्चे ने काम ठीक कर लिया है, इसको सर्टिफिकेट इशू कर दें, तो आई कैप आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो आपके ये दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज करना जरूरी है। हैंड्स ऑन कोर्सेज में आई कैप में जाके, बोर्ड में जाके आपने कोई पेपर नहीं देना। ये बेसिकली कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपकी उन क्लासेस के अंदर आपका टीचर कराएगा और आपका टीचर खुद ही आपको सर्टिफिकेट इशू मतलब पास कर देगा या फेल कर देगा। अगर आई कैप, इसमें आई कैप जो है वो आके चेक करता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है। कभी कभार वो क्लासेस में बैठ जाते हैं, देख लेते हैं, सारे टीचर्स को अलाउ नहीं करते, पहले आई कैप से टीचर अप्रूव करवाना पड़ता है कि यार ये हमारा टीचर है, आप इसको चेक कर लें। आई कैप फिर टीचर को चेक करता है, फिर उसके बाद टीचर को अप्रूव कर देता है कि ठीक है भाई अब तुमने ये क्लासेस करानी है। सो देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस जो कि सारा का सारा आपने करना है। तो ये कोर्सेज भी जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। आपका ये टोटल कैफ है। कैफ के रूल्स हमने डिस्कस कर लिए, एग्जाम पैटर्न, कॉस्ट, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिए, कोर्सेज कौन कौन से ये डिस्कस कर लिए और रूल्स ऑफ प्रोग्रेशन भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम टाइम पीरियड पास, कैफ पास करने का जो आपके पास है वो ये है। अब जरा एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। आप लोग अभी अगर किसी स्प्रिंग 24 के अटेम्प्ट के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो आई कैप की वेबसाइट के ऊपर एक एग्जाम प्रोग्राम अवेलेबल है। आई कैप एग्जाम प्रोग्राम इशू कर देता है। वो कहता है कि भैया अगर स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट की बात करें तो इसकी एग्जामिनेशन डेट्स हैं 4 से 12 मार्च। वो कैसे, ये नीचे लिखी हुई है। 4 तारीख को पेपर होगा कैप 5 का, 5 को पेपर होगा कैप 4 का, 6 को पेपर होगा कैप 6 का, 7 को पेपर होगा कैप 3 का। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो मर्जी अटेम्प्ट हो, हमेशा उस वीक के पहले मंडे से पेपर स्टार्ट होते हैं। हमेशा मंडे को पेपर कैप 5 का होता है, ट्यूसडे को हमेशा पेपर बिजनेस लॉ का होता है, वेडनेसडे को पेपर मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस का होता है। यानी कि आपको आपको पता चल जाए कि आपके पेपर जो है वो किस तरतीब से होते हैं। और ये पेपर मॉर्निंग सेशन में 9 से 12:15, ये भी आई कैप ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ये स्क्रीन शॉट्स हैं जो मैंने उनकी वेबसाइट से निकाले हैं। फॉर्म सबमिट कराने की डेट जो है वो 11 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक है। यानी कि अगर फर्ज करें कि आपने अभी दिसंबर में अपनी पीआरसी की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दी है और आपका पीआरसी अल्लाह करे इंशाल्लाह पास हो जाता है और फिर आप आगे कोई पेपर कैफ में देना चाहते हैं, तो आपके पास कैफ में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 जनवरी 2024 है। इसके बाद भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको 25% एक्स्ट्रा लेट फीस देनी पड़ेगी 15 जनवरी तक। उसके बाद भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको 50% लेट फीस देनी पड़ेगी 22 जनवरी तक। और मजे की बात यह है कि एग्जाम डेट्स है 4 से 12,
और रिजल्ट डेटा 29 अप्रैल 2024। यानी कि आई कैप इतना ज्यादा प्लान्ड चलता है कि वो पूरा प्रोग्राम जो है वो बच्चे को दे देता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो इलेक्शन कमीशन है उसने पूरी डेट्स दे दी हैं, फलां तारीख तक कागजात नामजदगी जमा होंगे, फलां तारीख तक ये चेक होंगे, और उसके बाद अगर ये कैंसिल हो जाते हैं तो फलां तारीख तक इसके अगेंस्ट जो है वो आप अपनी अपील दायर कर सकते हैं, फलां तारीख तक अपीलों का फैसला हो जाएगा, फलां तारीख को निशान अलॉट होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसी तरीके से आई कैप भी अपना सारा का सारा प्लान ऑफर कर देता है। सो दिस इज द प्लान विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू वांट टू अपीयर इन स्प्रिंग 24 अटेम्प्ट। तो ये प्लान मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये डेट याद रखें, सबसे ज्यादा जरूरी है 8 जनवरी, कि अगर आपने फीस जमा करानी है तो 8 जनवरी तक आपने फीस जमा करा देनी है। तो जनाब हम बात कर रहे हैं कि दिसंबर की अटेम्प्ट में जो बच्चे पीआरसी पास कर लेंगे वो लोग क्या करेंगे, उनको क्या करना चाहिए। आपको कैफ समझ आ गया कि कैफ में कितने पेपर्स हैं, आपको ये समझ आ गया कि इनको करना कैसे है, आपको रूल्स ऑफ प्रोग्रेशन समझ आ गए, मैक्सिमम पेपर मिनिमम पेपर समझ आ गया, लेकिन अब आपने करना क्या है वो आपके पास आ जाती है ये वाली स्लाइड विच इज कॉल्ड कैफ प्लानिंग फॉर पीआरसी दिसंबर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। वो बच्चे जो दिसंबर में पीआरसी क्वालिफाई कर जाएंगे उनको क्या करना चाहिए। आपने एक चीज ये समझी है, मैंने पीछे आपको समझाई है, कि आपकी जो 4 साल की काउंटिंग है वो आपके पहले पेपर से स्टार्ट हो जाती है। तो जरा गौर से देख लीजिएगा कि अगर वाकई ही आप अगले कुछ टाइम पीरियड में पेपर जब आपका पास हो जाता है समझ में, तो जनवरी और फरवरी इन 2 महीनों में आपने वही पेपर लेना है जो इसकी आप तैयारी भी कर सकते हैं 2 महीनों में। सही है। ये ना हो कि आप जज्बाती होके एक ऐसा पेपर उठा लें जिसकी तैयारी नहीं की जा सकती, या ज्यादा पेपर उठा लें कोई पेपर पास ना हो और खामखा आपकी काउंटिंग भी स्टार्ट हो जाए। सही है। तो इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा इस वक्त मोटिवेटेड है कि भैया पीआरसी दिसंबर में दे दिया, अब मैंने कोई ना कोई पेपर जो है वो मार्च में देना ही देना है कैफ का, तो फिर आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। पहला जो चीज है वो ये है कि मार्च 24 में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई एक पेपर आपने लेना है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक पेपर की तैयारी शुरू कर दें। दिस इज माय सजेशन बेस्ड ऑन द डिस्कशन विद एवरी अदर टीचर जो कि मेरे सर्कल में मौजूद है। मैंने हर टीचर से ये प्लान डिस्कस किया है जो पीआरसी का टीचर है या जो इस चीज की समझ रखता है, और उन्होंने कहा है कि हाँ जी बिल्कुल यही प्लान जो है ये होना चाहिए कि मार्च 24 के अटेम्प्ट के लिए आपने कैफ 2 या कैफ 4 में से कोई एक पेपर तैयार करना है। दोनों पेपर तैयार नहीं करने, दोनों पेपर इकट्ठे तैयार करने बैठेंगे वक्त कम है, सब्जेक्ट्स दोनों बड़े हैं, इसलिए आपके इन दोनों दोनों पेपर फेल होने का खदशा बहुत ज्यादा है, या एक पेपर फेल हो जाएगा कोई फायदा नहीं है। तो आप कैफ 2 या कैफ 4 में से कोई एक पेपर तैयार कर लें। कैफ 2 आपको पता है कि टेक्स्ट का जो पेपर है ये न्यूमेरिकल भी है और थ्योरेटिकल भी है, और कैफ 4 बिजनेस लॉ तो ये तो प्रॉपर थ्योरेटिकल है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से टाइप का पेपर पसंद है। अगर आपको थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल पेपर पसंद है तो आप कैफ 2 ले लें, अगर आपको क्यूएम अकाउंटिंग वगैरह पसंद है तो आप कैफ 2 का पेपर ले लें। अगर आपको वो पेपर्स पसंद नहीं है, आपको थ्योरेटिकल पेपर्स पसंद है, तो आप बिजनेस लॉ का पेपर ले लें, या आपकी मर्जी है, इन दोनों में से कोई एक पेपर ही लें। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग गलतियां करते हैं। पहला जो एरर यहाँ पे करते हैं वो ये है कि दो पेपर्स ले लेते हैं। दो पेपर जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं आपके पास। तकरीबन जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद 2 महीने और फिर मार्च में 3 दिन है, तो आपके पास टोटल इफेक्टिवली कोई 50-60 दिन है। तो उसमें एक पेपर तो तैयार किया जा सकता है, दो पेपर तैयार करने में बहुत मुश्किल होती है। तो आइडियली उसी अप्रोच की तरफ चलना चाहिए जो कि थोड़ी इजी भी हो, जिसमें सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो। दूसरा एरर यहाँ पे बच्चे ये करते हैं कि कैफ 1 या कैफ 3 का पेपर इस वक्त उठा लेते हैं। कैफ 1 और कैफ 3 का पेपर इस वक्त पिक करना दिसंबर के अटेम्प्ट के बाद, बच्चे कहते हैं हाँ यार मेरी अकाउंटिंग बहुत अच्छी थी तो मैं जाऊंगा अकाउंटिंग पढ़ूंगा तो मेरी अकाउंटिंग बड़ी अच्छी तैयार हो जाएगी। तो ये खाम ख्याली है, ये गलती है। अकाउंटिंग का पेपर कैफ 1 का पेपर बहुत बड़ा पेपर है। जब से ये नई स्कीम आई है कैफ 1 के पेपर में फेलियर रेशो बहुत ज्यादा है। सबसे बुरा रिजल्ट, लोएस्ट पासिंग रेशो इस सब्जेक्ट में होती है हमेशा
पिछली 6 अटेम्प्ट से। उसकी रीज़न ये है कि बच्चों को ये लगता है कि वो कैफ 1 कर सकते हैं और वो गलती करते हैं, पेपर उठाते हैं, पेपर भी पास नहीं होता और उनकी काउंटिंग भी खामखा स्टार्ट हो जाती। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये पेपर दिखने में तो बड़ा ईज़ी लग रहा है, कि भाई पहले अकाउंटिंग भी पढ़ी है, अब अकाउंटिंग पढ़ी है, तो क्या मसला क्या है, अभी हम कर लेते हैं इसको शुरू। लेकिन दैट इज़ नॉट ए गुड अप्रोच। उसकी रीज़न ये है कि इसमें आपको इसमें गलती के चांसेस इस तरह से होते हैं कि पहले तो ये पेपर पढ़ा है, दूसरा जो आपने अकाउंटिंग पीआरसी 4 में पढ़ी है, फ्रैंकली स्पीकिंग वो एमसीक्यू बेस्ड अकाउंटिंग थी और दूसरा उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। 40 जो एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें से मेजॉरिटी एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मसला बच्चों को आता है फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में, और फर्ज़ करें कि आपको फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन जैसे 9 क्वेश्चंस दे दिए जाए, एफएआर 1 में 9 क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या आप 3 घंटे में कर लेंगे? आप नहीं कर सकते फाइनल अकाउंट की तरह के मुश्किल-मुश्किल बड़े-बड़े सवाल। तो उसके लिए आपको एक सर्टेन लेवल की प्रैक्टिस चाहिए होती है जो 4-5 महीने कंटिन्यूअसली अकाउंटिंग पढ़ने से आती है। दैट इज़ व्हाई आई थिंक कि आपको इनिशियली कैफ 1 का पेपर नहीं पिक करना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग, कुछ कॉलेजेस, कुछ दोस्त ये मशवरा देते हैं कि भाई कैफ 1 पढ़ लें, रोज़ाना 4 घंटे कैफ पढ़ा करें, कैफ 1 का पेपर, तो आपका पेपर पास हो जाएगा, व्हिच आई थिंक इज़ ए लॉन्ग शॉट, जो कि नहीं करना चाहिए। मज़े की बात ये है कि मैं बज़ाते खुद एफएआर 1 का टीचर हूँ, कैफ 1 का, लेकिन मैं इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करता कि इतने रिमेनिंग टाइम के अंदर आप कैफ 1 की तरफ जाएँ। मूविंग ऑन टू कैफ 3, कैफ 3 कॉस्ट का पेपर है। कॉस्ट के जो पेपर में लोगों को यही ख्वाहिश होती है कि यार ठीक है, जैसे मुझे क्यूएम अच्छी लगती थी तो मैं कॉस्ट पढ़ लेता हूँ। तो अगेन कॉस्ट का पेपर ये थोड़ा लंबा पेपर है और इसमें एग्जामिनर आपके टेस्ट को, आपके मैथ एबिलिटी को बड़े डिफरेंट तरीकों से टेस्ट करता है। तो इन चीज़ों को, इस एक्यूमेन को डेवलप करते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि कैफ 1 या कैफ 3 में से कोई भी पेपर नहीं लेना चाहिए। हालाँकि इसके अंदर कैफ 1 या कैफ 3 के अंदर एक आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि कैफ 1 या कैफ 3 ले लो, उससे तुम्हारा जो आगे जो पेपर्स हैं जो इनकी वजह से क्लोज हुए हुए हैं, वो अभी ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज अगेन नॉट ए वेरी कन्विंसिंग आर्गुमेंट कि आप ऐसी एक अप्रोच लेकर चलें कि जिसमें आपको एक मुश्किल पेपर लेकर थोड़े दिनों में उसकी तैयारी करनी है, बजाय इसके आप एक आसान पेपर पकड़ें और उन दिनों में, रिमेनिंग दिनों में उसकी तैयारी करें। तो मेरी तरफ से तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम कैफ 2 या कैफ 4 में से कोई एक पेपर मार्च के लिए ले लें, ठीक है? और अगर आप कोई नहीं लेना चाहते, यू आर नॉट कंफर्टेबल, फैमिली में कोई शादी है, आपको कहीं आना-जाना है, तो आप यकीन मानें ये वक़्त इतनी स्पीड से गुज़र जाता है कि पता भी नहीं चलता। 1 हफ़्ता गुज़र गया, यू आर लैगिंग बिहाइंड, फिर आप कभी भी कवर नहीं कर सकते। चाहे टैक्स का पेपर हो, चाहे बी-लॉ का पेपर हो, आपको पूरे फ़ोकस से पढ़ना पड़ेगा। तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप फिर एवें ही अपनी खामखा काउंटिंग स्टार्ट ना करवाएँ। सितंबर 24 की बात करते हैं। देखिए जी, इन दोनों में से कोई एक पेपर आपने मार्च 24 में दे दिया है, ठीक है? इन दोनों में से जो एक पेपर आपने मार्च 24 में दे दिया है, वो तो हो गया। जो दूसरा पेपर है वो और कैफ 1, ये 2 पेपर आपने रिजल्ट से पहले ही स्टार्ट कर देने हैं। रिजल्ट तकरीबन पेपर के डेढ़ 2 महीने के बाद आता है, डेढ़ महीने के बाद, लेकिन क्लासेस तकरीबन पेपर्स के 15 दिन के बाद स्टार्ट हो जाती है। तो आपने रिजल्ट से पहले पढ़ना शुरू कर देना है। एफएआर 1 तो आपने लाज़मी तौर पे रिजल्ट से पहले पढ़ना शुरू कर देना है, और दूसरा पेपर आपने वो लेना है जो इन दोनों में से आपने छोड़ा था। फ़र्ज़ करिए कि आपने टैक्स मार्च में पढ़ लिया है, तो फिर ये वाला जो है ये इधर आपका आ जाएगा प्री रिजल्ट में, कैफ 4। और अगर फ़र्ज़ करें कि आपने कैफ 4 मार्च में अपीयर कर दिया है, तो फिर आपने कैफ 2 बिफोर रिजल्ट पढ़ना शुरू कर देना है। और जैसे ही रिजल्ट आता है, जो एक पेपर आपने रखा था अगर वो पास हो जाता है, तो फिर आप सीएमए पोस्ट रिजल्ट में शुरू कर लें। सीएमए का मतलब है कैफ 3। लेकिन अगर आपका वो वाला पेपर जो आपने इन दोनों में से एक दिया था वो फेल हो गया है, तो फिर आपने सीएमए शुरू नहीं करना। 2 तो ये चल रहे हैं आपके, तीसरा आपने वो वाला ले लेना है जो आपका फेल हुआ है पेपर, ठीक है? जो आपका पेपर फेल हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप पहली अटेम्प्ट में कोई पेपर पास नहीं कर सके, तो फिर आपने कैफ 1, कैफ 2 और कैफ 4 ये 3 पेपर्स पढ़ना शुरू कर देने। यानी कि सीएमए फिर शुरू नहीं करना रिजल्ट के बाद, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पेपर्स ओपन कर लेंगे तो आपको नुकसान होगा। मार्च 2025 की बात करते हैं। आपने सितंबर 25 में ये पेपर्स दे के सितंबर में फ्री हो गए।
तो फिर आपने मार्च की अटेम्प्ट में के लिए जब आपने पढ़ना शुरू करना है, तो आपने शुरू में दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज़ में अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया जी? दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज़ आपने अपनी तीसरी अटेम्प्ट जो आपकी कैफ की होगी ना, उसके अंदर करने हैं। ये कोई रूल नहीं है, ये मेरी तरफ से सजेशन है कि बिल्कुल शुरू में भी हैंड्स ऑन कोर्सेज़ नहीं करने चाहिए और बिल्कुल एंड पे भी जाके आपकी कैफ की जर्नी के बिल्कुल आखिरी पेपर्स के बाद भी हैंड्स ऑन कोर्सेज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। बिल्कुल शुरू में करने का आपको फ़ायदा नहीं है, शुरू-शुरू में आपके पास मुश्किल पेपर्स हैं, आप उन पेपर्स के ऊपर फ़ोकस करें और बिल्कुल एंड पे अगर आप करेंगे तो आपको आर्टिकल्स ढूँढने में मसला होगा, क्योंकि उसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो कि आपको तंग कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल आखिरी पेपर्स के बाद हैंड्स ऑन कोर्सेज़ करने का सोच रहे होंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब यहाँ पे आके क्योंकि पीछे से इफ्स एंड बट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर कुछ जनरल रूल्स हैं जो मैंने बना दिए हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो आपने ज़हन में रखने हैं और फिर उन रूल्स को ज़हन में रखते हुए आपने किसी भी अटेम्प्ट में पेपर चूज़ करने हैं। और अगर आपको इस प्लान की समझ नहीं भी आ रही, तो फिर भी आपके को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ 4347 4748 659। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपना करंट स्टेटस व्हाट्सएप करके ये पूछ सकते हैं कि सर मुझे अब कौन से पेपर्स लेने चाहिए। करंट स्टेटस में आप ये बताएँ कि आपने कौन से पेपर्स दे दिए हैं, कौन से आपके रहते हैं और आपने पिछले अटेम्प्ट में लेटेस्ट अटेम्प्ट में कौन से पेपर दिए थे। तो आपको फर्दर जो गाइडेंस चाहिए होगी वो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि जो जनरल रूल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पहली चीज़, डोंट ट्राई टू ओपन टू मेनी पेपर्स एट अ टाइम। ऐसा नहीं करना है कि 3 पेपर्स आपने दिए हैं और अगले 3 पेपर्स आपने पढ़ने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने 6 पेपर्स पढ़ लिए हैं या पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका पास उसमें से कोई नहीं है। फर्ज़ करें खुदा ना खास्ता रिजल्ट आता है, आपके तीनों फेल हो जाते हैं और आप कहते हैं नहीं भाई वो जो तीनों फेल हुए हैं वो साइड पे कर देते हैं, ये जो मैं 3 अभी पढ़ रहा हूँ ये पढ़ते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एट अ टाइम आप 6 पेपर्स पढ़ रहे हैं। यानी कि आपके 6 पेपर्स ऐसे हैं जो आपने ओपन कर लिए हैं, ठीक है? ऐसे नहीं करना। अगर आप कुछ पेपर्स फेल होते हैं, तो उनको बिल्कुल इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपीयर करने की कोशिश करें। उससे ये होगा कि आपके जो पेपर्स हैं, जो ओपन पेपर्स हैं, वो कम रहेंगे। यानी कि आपका फ़ोकस जो है वो ज़्यादा पेपर्स में डिवाइड नहीं होगा। अगर एक पेपर आपका पास हो जाता है, तो उसके नोट्स अपने पास रखें और उनको रेगुलरली रिवाइज़ करते रहें। उसकी क्या रीज़न है? देखिए आपका एफएआर 1 पास हो गया, एफएआर 2 के अंदर आपको एफएआर 1 के कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आईकैप ने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि वो एफएआर 2 के अंदर एफएआर 1 के टॉपिक्स में से पूछ सकता है। आईकैप ने तो नंबर्स तक बताए हैं। उन्होंने कहा है कि 12 नंबर तक मैं पिछले पेपर में से पूछ सकता हूँ। ठीक है? तो आपने इसी तरह से जब आपने कॉस्ट पढ़ लेनी है, तो कॉस्ट के नोट्स सँभाल के रखने हैं। किताबों की ज़रूरत नहीं है, किताबें आप अपने दोस्तों को दे सकते हैं। ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जिनके पास किताबें लेने की के पैसा नहीं है या जो किताबें लेंगे तो उनके लिए एक कंसिडरेबल खर्चा होगा। ठीक है, पैसे नॉर्मली लोगों के पास होते हैं, लेकिन आप देखें कि जो बच्चा हॉस्टलाइज़्ड है, जिसको घर से 15,000 रुपए का बिल मिला बजट मिला है, हो सकता है कि उसके लिए किताबें मुश्किल चीज़ हो परचेज़ करना, तो आप किताबें अपनी शेयर करें, बट नोट्स अपने शेयर ना करें। नोट्स वो हैंड रिटन शॉर्टकट नोट्स, कीज़ पॉइंट्स होते हैं, जो आपने बनाए होते हैं अपने आप को याद करने के लिए। अगेन आपका टीचर आपको बताएगा कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने की फिलॉसफी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपने अपने नोट्स जो हैं, उनको सँभाल के रखना है, उनको फेंकना नहीं है। और उनको रेगुलरली रिवाइज करते रहें, देखते रहें कि क्या बात की है नोट्स के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी कि आपने हैंड्स ऑन कोर्सेज जो है वो अपनी कैफ की जर्नी के एंड पे ना लेके जाएं और इसको कैफ जर्नी के ड्यूरिंग द योर कैफ जर्नी आप कंप्लीट कर लें। इसमें जो बेस है इस बात की वो ये है कि आपके पास अगर आपने कैफ का आखिरी पेपर दे दिया और उसके बाद आपने हैंड्स ऑन कोर्सेज स्टार्ट किए, तो आपको हो सकता है कि फर्म की तरफ से कॉल आ जाए कि भाई आके तो आर्टिकल शुरू करो। तो आप कहें नहीं जी अभी मैं शुरू नहीं कर सकता, अभी मेरे हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हैंड्स ऑन कोर्सेज ड्यूरिंग योर कैफ जर्नी, नॉट एट द स्टार्ट एंड नॉट इन द एंड। आपने एंड का भी वेट नहीं करना, बिल्कुल शुरू में भी नहीं कर लेने।
दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में या चौथी अटेम्प्ट में आपने हैंड्स ऑन कोर्सेज अपने करने हैं। 3 पेपर आइडियल कॉम्बिनेशन साइज़ है। इससे ज़्यादा पेपर्स आप लेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम्स के दिनों में उनको मैनेज करना मुश्किल होगा। अभी आपने स्केड्यूल देखा है, हर दिन 1 पेपर हो रहा है। तो फ़र्ज़ करें कि आपने एक दिन 1 पेपर दिया, सवा 12 बजे आप पेपर देकर घर पहुँचे, 2 बज चुके थे। तो 2 बजे के बाद आप फ्रेश होते-होते आपको इतना टाइम लग गया, आपने अगला पेपर कैसे रिवाइज़ करेंगे? और अगर आपका एग्ज़ैक्टली अगले दिन पेपर होगा, तो फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि एग्ज़ैक्टली अगले दिन आप पेपर देंगे, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे? और फ़र्ज़ करें कि अगर आपने 4 पेपर्स देने हैं, तो 1 हफ़्ते में 4 पेपर्स की कंप्लीट रिवीज़न, तैयारी, प्रैक्टिस सारा कुछ करना पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है। ठीक है? हाँ, ठीक है, बच्चे पास करते हैं, 4-4 पेपर भी पास करते हैं, लेकिन हम उनको एक्सेप्शनल केसेस के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि वो 5000 में से 4000 में से 4 या 5 बच्चे होते हैं। जिस तरीके से आईके आपने रूल्स दिए हुए हैं, उन रूल्स को ही हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एफएआर 2 एफएआर 1 से पहले नहीं किया जा सकता, एमएफए सीएमए से पहले नहीं किया जा सकता। लेकिन एक और सजेशन है कि ऑडिट का पेपर जो है वो एफएआर 2 से पहले ना पढ़े। ये सजेशन है, ये रूल नहीं है। रूल सिर्फ वही है जो पहला है और तीसरा है। ये मेरी तरफ से एक एडिशनल सजेशन है कि ऑडिट का पेपर एफएआर 2 से पहले ना पढ़ा जाए क्योंकि ऑडिट के पेपर में भी एफएआर 2 के कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा बहुत अमल दखल होता है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि आप लोगों के को मैंने बता दिए कैफ की प्लानिंग के हवाले से। अब जो हमारी डिस्कशन होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हर डिस्कशन तो सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वक्त एट द स्टार्ट ऑफ योर कैफ जर्नी आपको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कैफ पास करना की कितनी वैल्यू है, कितनी अहमियत। अक्सर औक़ात ये चीज़ें, ये बातें मैं ये सोचता था या स्टूडेंट सोचते हैं कि यार अगर हमें पहले किसी ने बताई होती ना तो हमारा वक़्त ज़ाया ना होता, हम उसी वक़्त ही कॉशियस हो जाते। तो भाई इस वक़्त मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने मेडिकल इमरजेंसी नहीं, एजुकेशनल इमरजेंसी नाफ़िज़ कर देनी है। आपने एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इस इस दरिया से, इस समुंदर से डूब के निकलना है। जिसे कहते हैं ना आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपने इस आग के दरिया में से एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल निकलना है क्योंकि हर बच्चे की लाइफ में एक स्टेज आती है जब वो 3 या 4 अटेम्प्ट्स करने के बाद एकदम से उसको फ़ील होता है कि यार ओहो शिट! मेरा तो टाइम बड़ा ज़ाया हो गया। मुझे तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। शायद मुझे किसी ने बताया होता तो मैं अपना टाइम ज़ाया ना करता। एकदम से आप लोगों को पता चलेगी एक चीज़ व्हिच इज़ कॉल्ड बिग 4 फर्म्स या टॉप रेटेड फर्म्स और एकदम से आपके ज़हन में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि यार मुझे तो टॉप रेटेड फर्म्स में आर्टिकल करने चाहिए। अब हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो टॉप रेटेड फर्म में आर्टिकल करे, बिग 4, बिग 3 में आर्टिकल्स करे। लेकिन आप लोगों को इस वक़्त उस चीज़ की इतनी सेंस नहीं है, बाद में होगी। बाद में मुझे आज भी मैसेजेस आते हैं कि सर अब मेरा इतना टाइम गुज़र गया है, क्या मुझे बिग 4 में आर्टिकल्स मिलेंगे? मैं कहता हूँ कि यार अब कैसे मिलेंगे? अब आपका टाइम इतना ज़्यादा गुज़र गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपको उस वक़्त सोचना चाहिए। तो ये चीज़ आपको मैं एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी बता रहा हूँ। याद रखिए, पल्लू से बाँध लीजिए, तवीज़ बना के गले में डाल लीजिए, पानी में डाल के घोल के पी लीजिए, कागज़ पे लिख के अपने टेबल पे सामने लगाइए कि कैफ को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल पास करना है। अगर आपने बिग 3, बिग 4 में आर्टिकल्स करने हैं, टॉप 5 फर्म्स जो पाकिस्तान में हैं, अगर आपने उनमें आर्टिकल्स करने हैं तो आपको इसके लिए अभी से प्लान करना होगा। बाद में जब टाइम गुज़र जाता है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये भी बड़ा लॉजिकल है कि जहाँ पे बच्चों के जाने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे उनके पास सीटें कम होती हैं और लोगों की एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं। फिर उन्होंने उसमें कोई ना कोई एक ऐसा क्राइटेरिया बनाना होता है, जिसमें वाक़ई जो बच्चे डिज़र्व करते हैं, सिर्फ़ वही अंदर जा सकें। तो वो क्राइटेरिया क्या है? कम से कम टाइम में कैफ क्लियर करना। कम से कम टाइम कितना है जिसमें कैफ क्लियर किया जा सकता है? तो वो है जनाब 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है? 3 अटेम्प्ट से कम में भी बच्चे कैफ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन 3 से 4 अटेम्प्ट्स में अगर आपने कैफ क्लियर किया हुआ है, तो यू हैव वेरी गुड चांसेस टू गो इंटू बिग 4 फर्म्स, ठीक है? चलें 3 अटेम्प्ट्स ही मैं 4 अटेम्प्ट्स आपको दे देता हूँ। 4 अटेम्प्ट्स 2 साल में अगर आप कैफ क्लियर करते हैं, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप बिग 4 फर्म्स में चले जाएँगे। तो डिज़ायरेबल फर्म जो आपकी होती हैं, इनके अंदर आर्टिकल्स की ख्वाहिश हर बच्चे की होती है और जब वक़्त गुज़र जाता है तो फिर मैं यही कहता हूँ कि अब पछताए क्या और जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो पहली चीज़ तो ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पेपर दें वो पास करें। पास करने के लिए पेपर दें, अपीयर करने के लिए पेपर ना दें कि भाई चलो जी मेरा दोस्त अगर 4 पेपर दे रहा है तो मैं भी 4 दूँगा। आपकी आपके दोस्त से कोई लड़ाई नहीं है, कोई इससे कोई मुकाबला नहीं है, आपका मुकाबला आईकैप के साथ है। आप बजाय वो 4 दें, तो वो 4 में से 1 पास कर सके। इससे बेहतर ये है कि आप 2 दें और 2 के 2 पास कर लें। ठीक है? क्योंकि आपका फ़ोकस जब डिवाइड होगा, तो फिर आपकी प्रिपरेशन भी खराब होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल विदिन 4 अटेम्प्ट्स, विदिन 2 ईयर्स आप अपना गैप क्लियर करें। टैक्सेशन एंड लॉस चेंजेस फ्रीक्वेंटली, यानी कि फर्ज करें कि आपने एक टैक्स का पेपर दिया और उसमें आप फेल हो गए 2-3 नंबर से। अगली दफा जो आप टैक्स पढ़ेंगे ना, उसमें चेंजेस आ चुकी होंगी। पाकिस्तान के अंदर टैक्स चेंज होता है। हर साल जब बजट आता है नए टैक्स लगते हैं। हर साल जब मिनी बजट आता है कुछ टैक्स चेंज होते हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं, टैक्स के रूल्स चेंज होते हैं। तो हर दफा रूल्स चेंज होने से आपको हर दफा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और मजे की बात ये है कि आपके ज़हन में फिर बाद में परेशानी हो सकती है कि यार पता नहीं ये रूल अब है कि नहीं है, ये रूल आउटडेटेड तो नहीं हो गया। इसी तरह से लॉज़ के अंदर भी यही होता है कि आपको लॉ के पेपर में भी कुछ चेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप बार-बार फेल होते रहेंगे तो आपको बार-बार दोबारा से अपडेटेड चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर टैक्स और लॉज़ यही 2 पेपर्स हैं जो ज़्यादातर चेंज होते हैं। बाकी अकाउंटिंग में कभी-कभार ही शायद ही कभी कोई चेंज आए। कॉस्ट अकाउंटिंग में, बिज़नेस के रूल्स वगैरह में, तो टैक्स और लॉज़ के अंदर चेंजेज़ होती हैं और टैक्स और लॉज़ के अंदर भी जब आपने कभी इंटरनेट से भी कोई लेक्चर्स लेने हैं या कहीं से पढ़ना भी है, तो आप पुराने लेक्चर्स नहीं पढ़ेंगे, ख़ास तौर पे टैक्स के अंदर। क्योंकि लॉज़ में भी चेंजेज़ कोई इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट तो नहीं होती, लेकिन टैक्स में बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेज़ होती हैं। तो टैक्स के पुराने लेक्चर्स आपने इंटरनेट से नहीं पढ़ने। जब आप एक पेपर रिपीट करते हैं ना, तो आपका इसका फाइनेंशियल बर्डन भी आपके ऊपर आता है। वो फाइनेंशियल बर्डन जो है वो अ, आप डिफरेंट तरीकों से उसको मेज़र कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका एक ही पेपर था, वो आपका पेपर फ़ेल हो गया। अब उस पेपर को दोबारा पढ़ने के लिए आपने कॉलेज में फ़ीस दी। लेट्स सपोज़ कि आपने 20,000 रुपए कॉलेज में फ़ीस दी है उस पेपर को दोबारा पढ़ने की। नॉर्मली हर कॉलेज जो है वो रीटेक फ़ीस देता है जो कि तकरीबन हाफ़ होती है टोटल फ़ीस का, तो मैं कहता हूँ कि जी पढ़ने की जो है वो 10,000 फ़ीस होगी। अपीयर करने की तकरीबन मेरा ख़्याल है 5 से 6,000 रुपए फ़ीस होती है, तो 5,000 रुपए राउंड करके लिख लेते हैं कि आपने आईकैप में दोबारा वो पेपर देना है, तो वो पेपर फ़ीस जो होती है वो 5,000 होती है। अब आप अपने अगर हॉस्टल आइड है तो ज़रा अपने खर्चों का अंदाज़ा लगाएँ कि अगर आपका 15,000 रुपए पर मंथ का कम से कम खर्चा है, तो 90,000 रुपए आपका हॉस्टल का खर्चा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा, क्योंकि आपने एक पेपर फ़ेल कर दिया था और अब आपको उस पेपर को पढ़ने के लिए पाकिस्तान में बड़े सिटीज़ में रहना पड़ रहा है और 15,000 रुपए तो ये मिनिमम खर्चा है जो कि हॉस्टल का होता ही होता है। इसके अलावा अगर आप हॉस्टलाइट हैं, तो आना-जाना, रहना-सहना, खाना-पीना, नहाना-धोना, इन सारी मद में भी आपका तकरीबन 50,000 रुपीज़ पर मंथ टोटल खर्चा आएगा ही आएगा। तो अगर आप गौर से देखें, तो इस वक़्त ये क्या किधर कहानी चली गई है, 155,000 पे ये स्टोरी चली गई। तो अगर आप एक पेपर फ़ेल करते हैं, तो आपको अच्छी खासी इसकी कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट जो कि आप दे रहे हैं। ठीक है, तो पेपर अगर आप रिपीट करेंगे या फ़ेल कर देंगे तो उसके बाद आपको पेपर रिपीट करना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट है जो ख़ैर आपकी जेब से कहाँ लग रही है, यू डोंट केयर, ये तो आपके पेरेंट्स की जेब से लग रही है। तो उनका भी थोड़ा-सा ख़्याल करें, वो भी आपके अपने ही माँ-बाप हैं, ठीक है? तो जो बात है वो ये है कि इस तरह से फाइनेंशियल बर्डन जो है ये आपको बहुत ज़्यादा हिट करता है अगर आप बार-बार पेपर फ़ेल करते हैं। पेपर फेल करने का एक और नुकसान होता है, आपके आर्टिकल्स लेट हो जाते हैं। आपको पता है कि आर्टिकल्स के अंदर आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड इज़ बेसिकली ए फाइनेंशियल सपोर्ट जो कि आपको मिलती है फर्म की तरफ से। करंटली इट इज़ अराउंड 19,700 या 300, पता नहीं इतनी। तो 20,000 रुपए तो फर्म भी आपको स्टाइपेंड देती है। अगर आप बार-बार फेल हो रहे होंगे, अगर आप अपना कैफ एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल पास नहीं करेंगे, तो आपको ये स्टाइपेंड भी नहीं मिलेगा। अब आप खुद सोच लें कि अगर आपने 2 साल के अरसे में कैफ क्लियर नहीं किया, आपको 6 महीने और ऊपर लगे, तो इसका मतलब है कि आपने अपने 6 महीने का स्टाइपेंड भी ज़ाया किया है। ठीक है? अगर मैं इसको अप्रॉक्सिमेट करूँ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये टोटल 1,20,000 रुपए बनते हैं। 1,20,000 का ये लॉस भी हुआ, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल पास नहीं करेंगे, तो आपको जो लॉसेस होंगे, अगर हम सिर्फ़ उनको देख लें, तो आपका दिल करेगा कि भाई
एज अर्ली एज पॉसिबल जो है ना वो कैफ क्लियर करें। तो ये इस जो स्लाइड है इसकी जो समझ लें जो फिलॉसफी है इसको मैंने जैसे डिजाइन किया हुआ, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो काम करना चाहिए अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको क्या क्या नुकसान होंगे। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि आपकी अगर आपने वो काम ना किया यानी कि एज अर्ली एज पॉसिबल यानी कि विद इन 2 इयर्स कैफ क्लियर नहीं किया, 2 इयर्स या इससे कम अरसे में, तो आपको आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, आपको बार बार पेपर को पढ़ना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा होगा पेपर को रिपीट करने का, जारी बात है दोबारा पेपर आई कैप में देना है आपको, आपके आर्टिकल्स लेट स्टार्ट होंगे जिसकी वजह से आपको स्टाइपेंड भी तभी मिलेगा ना जब आप आपके आर्टिकल स्टार्ट होंगे, और आर्टिकल स्टार्ट नहीं हुए तो स्टाइपेंड कहाँ से मिलेगा। यानी कि अ, अगर आप टाइम पे अपना गैप क्लियर कर लेते हैं तो आप ज्यादा अर्ली एक अर्निंग मोड में आ जाएंगे। ये जो स्टाइपेंड होता है 20,000 रुपये, ये एक अच्छी खासी अमाउंट होती है खासतौर पे एक स्टूडेंट के लिए, वो उसमें अपना गुजारा कर सकता है। आगे चलते हैं, एंटरिंग प्रोफेशनल फेज ऑफ योर लाइफ। आपका प्रोफेशनल फेज ऑफ योर लाइफ और डिले होता चला जाएगा। अगर आप अर्ली कैफ क्लियर कर लेंगे, आप अर्ली प्रोफेशनल फेज ऑफ योर लाइफ में चले जाएंगे, आपके आर्टिकल जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप जल्दी सीए कर सकते हैं अगर आपने अर्ली कैफ क्लियर किया। तो भैया जिंदगी तो सीए करने के बाद है, जब आप सीए कर लेंगे उसके बाद देन यू विल बी एबल टू एंजॉय योर लाइफ। ये ना हो कि आप सीए करते करते बूढ़े हो जाएं और फिर आपके पास जब खाने को चीजें हो तो खाने को दांत ना हो, तो उसका क्या फायदा। जब आपके पास एंजॉय करने के लिए पैसे हों लेकिन आप एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि वक्त गुजर चुका है, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो फिर आप उनको टाइम दे रहे हैं, तो आप अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की लाइफ को कैसे एंजॉय करेंगे। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू complete it as early as possible so you can enjoy the benefit of professional phase of your life। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड मोटिवेशन ऑफ बीइंग पास्ट। ठीक है, ये तो मैंने पॉइंट लिखा है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब आप फेल हो रहे होते हैं ना, तो आप अपने आप को एक फेलियर समझना शुरू कर देते हैं। आपको आसान चीजें भी मुश्किल लगना शुरू हो जाती है, आसान पेपर भी आपको लगता है कि ले यार ये सीएस में तो मैं फेल ही हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों फेल कर देते हैं, हाँ सीए में तो ऐसे ही है। आप फेलियर के लिए ऐसी ऐसी फिर रीजंस ढूंढते हैं जो कि ठीक नहीं होती, जो झूठी होती हैं, क्योंकि आप अपनी नाकामी किसी और के साथ डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, डीमोटिवेशन आ जाती है नाकामी से। तो अगर आप पेपर पास कर रहे हैं, आपने एक पेपर दिया पास हो गया, आप चीते बन जाएंगे, आप मोटिवेट हो जाएंगे। मुझे याद है जब हमने पहली दफा पीआरसी के पेपर्स दिए थे, उस वक्त पीआरसी नहीं होता था, उस वक्त मॉड्यूल्स देते थे, मॉड्यूल ए बी सी डी। मॉड्यूल ए में दो पेपर होते थे, फंक्शनल इंग्लिश और क्यूएम। फंक्शनल इंग्लिश और क्यूएम का पेपर जब हम लोगों ने दिया, मेरा पास हो गया पहली अटेम्प्ट में। तो मेरा अपना ये एक बात थी, मेरे दोस्त के साथ एक डायलॉग था कि यार अब तो लग रहा है कि जैसे हमने आधा सीए कर लिया है। तो हमेशा सीए पेपर पास करने की एक मोटिवेशन होती है। अगर आप पेपर पास करते रहेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी, आगे भी आपकी मोटिवेशन आएगी। लेकिन अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ा तो अगली दफा आपका मोटिवेशन मोराल डाउन होगा, आप अपने आप को जो है ना वो डाउनग्रेडेड कंसिडर करेंगे। फिर आप उतनी मेहनत नहीं करेंगे, आपको मजीद फेलियर यानी कि आप मजीद नीचे 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 गिरते जाएंगे। तो अपने आप को मोटिवेट रखना, और ये जो मोटिवेशन होती है ना, ये फिर आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती है। जो बच्चा फेलियर का है, जिसको बड़ा अर्ली सामना करना पड़ जाता है, वो अपने आप वो फेलियर के डिफरेंट रीजंस ढूंढता है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर मायूसी आ जाती है, और वो बच्चा जो है ना वो फिर उसी दलदल में फंसता चला जाता है, और अल्टीमेटली वो एक प्रोफेशनली लो परफॉर्मर या नाकाम इंसान बन जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव योर वेरी ट्रू एफर्ट, गिव योर 100% एंड पास द कैफ एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। मैंने आपके साथ जो डिस्कशंस की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको ये सारी बातें बतानी थी। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है कि आप टाइप करके सवाल पूछेंगे। दो चीजें हमने और भी डिस्कस करनी थी जो कि वीडियो की फॉर्म में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। एक बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन है कि स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं कैफ के अंदर। तो मैंने एक ये 10 पॉइंट्स एजेंडा बनाया है, 10 पॉइंट स्लाइड बनाई है कि मेरे ख्याल से कैफ में फेल होने की बड़ी रीजंस क्या है, और फिर उन सारी रीजंस को काउंटर कैसे किया जा सकता है। व्हाट आर द सजेशंस कि आप किस तरीके से
वो जो फेल होने की 10 रीज़न्स हैं उनको कैसे काउंटर कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी क्योंकि इससे पहले भी बड़ी दफ़ा सेशन कराया है और इसमें ये डिस्कशन ऑलरेडी बड़ी दफ़ा कर चुका हूँ। तो ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं इस वीडियो का लिंक सेंड कर दूँगा, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। देन इट इज a very important discussion is I think nobody is talking about वो है कि सोशल मीडिया खास तौर पे टिकटॉक फेसबुक और इस तरह की चीज़ों का एक्सेसिव इस्तेमाल हमारे सीए के स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इन पॉइंट्स को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है, बड़ा दिल लगा के ये पॉइंट्स मैंने बनाए थे और बड़ी कोशिश की थी कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करूं कि व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ये सेशन भी क्योंकि मैं बार-बार कर चुका हूँ और इसमें वही बातें हैं जो रिपीट होंगी, तो इसकी भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने लाज़मी तौर पे इस वीडियो को एक दफ़ा ज़िंदगी में 20 मिनट निकाल के ज़रूर सुन लेना है। ठीक है? तो फिर उसके बाद मैंने ये डिस्कशन की है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। हम लोग किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करें, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर ना आए। और फिर हमने तीसरी चीज़ ये भी इसमें डिस्कस की है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे इफ़ेक्टिवली या एफिशिएंटली अपनी स्टडीज़ के पर्पसेज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल से हमने डिस्कशन की है। अब अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल नहीं हैं, तो ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि कॉल पिक करने के लिए हर वक़्त मैं इस पोज़ीशन में नहीं होता। आप मुझे वॉइस नोट करेंगे, मैं बड़ी डिटेल से बहुत जिसे कहते हैं कि तसल्ली से आपको रिस्पॉन्ड करूँगा इंशाल्लाह। और आपको वीडियो चाहिए, ये वाली स्लाइड्स चाहिए, आपने कोई स्पेसिफ़िक क्वेश्चन अपना पूछना है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस सेशन से मुतल्लिक अगर कोई आपका क्वेश्चन है, तो वो भी आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, वॉइस नोट कर दें, लिख कर मैसेज कर दें। तो मैं आपको वन बाय वन आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। आप सब लोगों का ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द पेशेंस कि आपने जिस पेशेंस से मेरी बातें सुनी है, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इन सारी बातों पे अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।